आइए कल की क्लास से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, आपको पता है पिछली क्लास से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संगठनीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, ये भी पता है आपको। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का आधे से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है, ये भी देखा आपने। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं जांच और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 71। ये प्रावधान कहाँ है? आपके आर्टिकल 71। तो ये क्या कहता है देखिए, केवल राष्ट्रपति के संबंध में नहीं कहता, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी मामला आ जाए, कोई भी विवाद आ जाए, तो ऐसे विवादों की जांच केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगी और अंतिम निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 में केवल राष्ट्रपति के विषय में नहीं, दोनों है, लेकिन चूंकि अपन राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो केवल यहाँ राष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 71 क्या है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी विवाद की स्थिति में उसकी जांच एवं निर्णय कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय देगा, और किसी को अधिकार नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर चुनौती नहीं दी जा सकती। एक और फैक्ट, इसको आप क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इससे ऐसे समझें, आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और आपने देखा था दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचक मंडल है उनका। मान लीजिए कि उस समय, जिस समय चुनाव, आज वोटिंग पड़नी है, और उसके एक हफ्ते पहले लोकसभा के 5 सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो सीट वैकेंट हो गई, रिक्त हो गई सी सीट। मतलब निर्वाचक मंडल अधूरा हो गया। अधूरा हो गया ना, पूरा तो है नहीं, पूरा कंप्लीट निर्वाचक मंडल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और निर्णय होगा, और ऐसी स्थिति में निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो चुनाव वैध माना जाएगा। समझ रही हो? पक्का ना? हाँ, ठीक है। आने दे, आधा अधूरा अलग अलग जगह आ रहा है। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप में चुना। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्थाओं के साथ सद्भाव रखता है, और प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया, प्रत्यक्ष क्यों नहीं किया गया? जैसे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष क्यों नहीं रखा गया? तो उसके 2 तर्क दिए जाते हैं। एक ये कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्थाओं के साथ सद्भाव रखता है। मतलब देखिए, आप, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है ब्रिटेन से, और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि यहाँ 2 मुखिया होंगे। यहाँ 2 मुखिया होंगे। एक तो मुखिया होगा कार्यपालिका का राष्ट्रपति, और लेकिन वास्तविक मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो भाई अगर प्रधानमंत्री के लिए तो लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव हो ही रहा है, और वहाँ से जो सरकार बन रही, तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री हो जा रहा है। तो फिर क्या आवश्यकता है? राष्ट्रपति जब केवल नामित मुखिया है, नामित प्रमुख है, तो फिर क्या आवश्यकता उसके लिए इतना अत्यधिक खर्चीला प्रत्यक्ष चुनाव करवाना? क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव करवाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो जब इधर एक प्रत्यक्ष चुनाव हो ही रहा है सरकार बनाने के लिए, तो इसकी क्या आवश्यकता? तो देखो, शायद दोनों चीज़ों का मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखिए, संविधान में आपको ऐसी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए तुरंत टोक दीजिएगा। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो तथा राज्यों एवं संघ के मध्य समानता हो। ठीक, आपने देखा कि यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान हो, मतलब जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उस हिसाब से विधानसभा सीटें उनकी। तो आप देख रहे हैं कि अनुपात में तो सब समान है, और उस वहाँ के भी तो आप देख रहे हैं विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक,
यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। मतलब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति चुन लिया गया और वह राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बाद उच्चतम किसी विवाद में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति को तो पद से हटना होगा, पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व जो उन्होंने जो भी कार्य किए गए हैं वो क्या बोल रहा है, अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध कार्य होंगे उनके। ठीक। नोट, संसदीय व्यवस्था में एक नामित प्रमुख राष्ट्रपति एवं वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वो यही का एक्सप्लेनेशन है बस। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक। देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि उनके पद धारण करने की तिथि से, ये याद रखना होगा आपको, ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन आपको फंसा देगा, ये सब तो सामान्य प्रश्न है, कोई कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा, तो आपसे ये राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये नहीं पूछेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ऐसा बोलेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से होता है, 5 वर्ष की गणना कब से प्रारंभ होती है। ए, राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख से, बी, राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम की तारीख से, सी, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की तारीख से, या डी, राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि से, पद धारण करने की तिथि से। जिस दिन वो आते हैं, साइन करते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उस दिन से उनका 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। फिर देखिए, राष्ट्रपति कितनी ही, अरे ये यहाँ नहीं होगा, ये तो 57 में होगा, ये लाइन यहाँ नहीं होगी, ये लाइन यहाँ है, तो छोड़ो उसको। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी रह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद धारण की तिथि से शुरू होती है, जो कि एक निश्चित समय में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी, है ना। अब सवाल ये है, पद धारण की तिथि से शुरू तो हो गया, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि मृत्यु हो जाए, यदि वे राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दें, यदि महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाए, और यदि सर्वोच्च न्यायालय उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दे तो उन्हें हटना पड़ेगा। 5 वर्ष से कार्य छोटा हो सकता है ना। लेकिन अब सवाल क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद धारण करने की तिथि से जब 5 वर्ष का होता है, तो क्या 5 वर्ष के पश्चात भी वो अपने पद पर रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात भी राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। इसकी 2 संभावनाएं। नंबर 1, तब जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता, एक ये हो गया। दूसरा, जब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रपति का चुनाव संभव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है। क्लियर है? कोई शंका? आ जाइए, अब आ जाइए अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। भाई ये हेडिंग आपको याद होना चाहिए। 52 क्या है? देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या है? कार्यपालिका के प्रधान अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे। 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वहाँ है। 55 क्या है? राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है। 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 क्या है? राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। इसका अर्थ यह है कि क्या एक व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति हो सकता है, जबकि भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 57 कहता है कि एक ही व्यक्ति भारत में कितनी ही बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं और योग्यता। अब इस चीज़ को मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा और 58 और 59 दोनों बताऊंगा। अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59 ये 2 चीज़ों को आप तुलना के रूप में बताना आवश्यक है। पुनर्निर्वाचन खत्म। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन मतलब भारत में एक ही व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। बस हो गया, खत्म। ठीक, आ जाइए 58 और 59। PDF आएगा आपके ग्रुप में, अभी डलेगा। 58 देखिए,
यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति की अर्हताएं, क्या है, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, ठीक। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, पद की शर्तें हैं, पद की शर्तें। तुलनात्मक रूप से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 58 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, मतलब ये चुनाव से पहले की बात है। राष्ट्रपति का चुनाव जब हो रहा होगा तब की बात के लिए 58 है, राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया तब की बात के लिए जब वो पद में पहुंचेगा तो पद की शर्तें 59, उस समय की बात है। अब इसका मतलब समझ जाइए, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास क्या क्या अर्हताएं यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए। इसका सामान्य अर्थ क्या है, योग्यता, क्वालिफिकेशन। क्या क्या योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चलो नंबर 1, ये तो रटा रटा होना चाहिए, वह देश का, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण। तीसरा क्या है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की है, कीवर्ड है, फंसाई देता है। अपन क्या करते हैं, सतही भाग जाते हैं, लेकिन कीवर्ड को अपन ध्यान नहीं देते। देखो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या फिर क्या शब्द का इस्तेमाल करेगा, चुने जाने की, है ना, निर्वाचित या चुने जाने की योग्यता रखता हो, चौथा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये यहाँ हो गया। पहले मैं वहाँ भी चले आता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये हो गई राष्ट्रपति की अनुच्छेद 58 में अर्हताएं। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, ये योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। क्या क्या, वह भारतीय नागरिक हो, अच्छा संविधान के अनुसार है ना ये चारों, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, ध्यान रखिएगा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। इसमें से जहां आप अभी फंस रहे होगे शायद ये है, और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ फंस रहे होगे तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लाभ का पद, ये जो लाभ का पद है, आपको शब्द तो संविधान में नजर आ रहा है, यहाँ पर 58 में लाभ का पद शब्द दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि क्या ये लाभ का पद संविधान में परिभाषित है, क्या इसके लिए कोई प्रावधान है, तो मैं कहूँगा नहीं है। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द का प्रयोग संविधान में हुआ जरूर है, लेकिन लाभ के पद का विशेष प्रावधान संविधान में कोई नहीं है। इसका मतलब मैं अन्य शब्दों में कह सकता हूँ कि लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है। तो फिर कैसे जानेंगे भैया कौन कौन सा पद लाभ का माना जाता है? तो इसके लिए एक अधिनियम बनाया संसद ने, संसदीय अधिनियम 1900, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो संसद ने ये अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में परिभाषित किया कि लाभ का पद क्या होगा, क्या नहीं होगा। सवाल भाई, हम जानते हैं ये लाभ का पद का मतलब आप ऐसे समझो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी, ये पंचायत है ना, इस स्तर पे कोई भी शासकीय नौकरी में ना हो, कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, नियोजन में ना हो, रोजगार में ना हो, है ना। आपने देखा होगा कि कोई यदि शासकीय नौकरी में है तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। अगर उसे चुनाव लड़ना है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। वो चाहे केवल राष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा का सांसद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उसे त्यागपत्र देना होगा तभी वो लड़ सकता है।
उदाहरण देता हूँ, ओपी चौधरी है ना, ओपी चौधरी कलेक्टर थे, लेकिन हुआ क्या, वो विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना था तो उन्होंने त्यागपत्र दिया और फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, है ना, और हालांकि हार गए। तो ये जुआ था उनके लिए। असल में अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जुआ हुआ कुछ नहीं होता, राजनीति के पीछे बहुत सारे समीकरण होते हैं। ओपी चौधरी जो है कभी कभी जो है बड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता, और ये बात मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी, टाल गए, कि आप कहते हैं कि जन सेवा के लिए आपने कलेक्ट्री की नौकरी त्याग दी और आप राजनीति में आ गए। जन सेवा क्या एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते हुए जनता की सेवा नहीं की जा सकती? एक सवाल ये भी है। और क्या राजनीति में आके सेवा होती है? ये तो सेवा कहने के लिए होता है कि हमें आपका सेवा का मौका दीजिए। वास्तव में राजनीति जनता की सेवा के लिए करने नहीं आते लोग, अपने साथ पुस्तों का व्यवस्था करके जाते हैं। तो ऐसी कोई तो बात हुई होगी कि ओपी चौधरी साहब ने कलेक्ट्री की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनको भी पता था, बुद्धिमान व्यक्ति तो हैं ना, हिंदी माध्यम के किसी समय छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ रैंक होल्डर हैं वो यूपीएससी में, बुद्धि है उनके पास। अरे भैया, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नौकरी से त्यागपत्र दे दूं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या गारंटी है मैं विधानसभा चुनाव जीतूंगा? विधानसभा चुनाव अगर यदि मैं नहीं जीत पाया तब तो मेरी कलेक्ट्री भी गई, मैं ना घर का ना घाट का। तो कहा गया होगा कि तुम चिंता मत करो, तुम भाजपा में शामिल हो रहे हो तो तुम विधानसभा चुनाव हार जाओगे तो कोई बात नहीं, हम राज्यसभा के लिए तुम्हें खड़ा कर देंगे। राज्यसभा चुनाव में भी तो खड़ा कर सकते हैं। और आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव का समीकरण क्या होता है? अगर किसी राज्य में भाजपा का यदि बहुमत होगा तो वहाँ से बहुत आसान है, ओपी चौधरी साहब यदि खड़े होंगे तो राज्यसभा का चुनाव जीतना। एक ये रास्ता विकल्प भी दिया गया होगा, मुझे मालूम है। ठीक, दूसरे विकल्प की मैं बात नहीं करता क्योंकि ये बातें ओपनली नहीं कही जाती, लेकिन कहीं ना कहीं स्विस अकाउंट से संबंधित होता है ना। मैं बहुत मुखर बोलता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। लोग बोलते हैं ना कि नहीं बोलना चाहिए, ये सब जो सत्य है मैं जानता हूँ और मैं बहुत मुखर बोलता हूँ। उसका संबंध स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट से होता है, लेकिन चलो उसको भी छोड़ देते हैं। अभी आप देखेंगे कि भाजपा यदि जीतती है तो ओपी चौधरी साहब को अच्छा एक मंत्री पद मिल सकता है ना, एक अच्छा मंत्री पद, क्योंकि एक रिटायर्ड आईएएस जो है वो पॉलिटिक्स में भी जो है उसकी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अच्छा पद मिल सकता है। और क्या पता अगर भाजपा किसी प्रकार चुनाव जीत जाए तो मुख्यमंत्री भी बन जाए, क्योंकि इस समय भाजपा में कोई चेहरा दिखाई दे नहीं रहा है। रमन साहब को केंद्र में बुला रहे हैं, तो उसके बाद ऐसा समीकरण बन सकता है ना। तो मैं इसलिए भी नहीं डरता कि अगर ओपी चौधरी साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे कभी तो फिर ना। चलिए, ये समझ गए आप, लाभ का पद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना, या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे स्वशासी, वहाँ पर ये किसी पद पे ना हो। लेकिन ये जो संसद ने अधिनियम बनाया 1959 का, भैया इसमें अब क्या एक एक विभाग का एक एक पद का विवरण देगा कि ये लाभ के पद में आएगा, ये लाभ के पद में आएगा, ये लाभ के पद में आएगा, बाबू आएगा, क्लर्क आएगा, चपरासी आएगा, ऐसा करना होगा क्या? नहीं। क्या किया इस अधिनियम की खास बात यह है कि इस अधिनियम में ना केवल ये बताया गया कि ये पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। उस अधिनियम में पूरा ऐसा नहीं है कि ये माना जाएगा, ये लाभ का पद होगा, ये लाभ का पद होगा, ये लाभ का पद होगा, ये ऐसा विवरण दिया है। उस अधिनियम में ये बताया कि ये फलाना 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 पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये नहीं माना जाएगा ऐसा बोलने के लिए छोटे से में हो सकता है, और ये माना जाएगा उसके लिए तो शायद 1000 पेज कम पड़ जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो लाभ का पद है इसमें किसे किसे लिया गया है। ये देखो, वर्तमान राष्ट्रपति इन्हें लाभ का पद नहीं माना गया, है ना। लाभ का पद नहीं माना गया की सूची है, ये नहीं माना जाएगा राष्ट्रपति के लिए। वर्तमान राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति, ऐसे सूची बहुत लंबी है, लेकिन मैं उतना बताऊंगा जितने में आपका काम हो जाएगा।
वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों के लिखने की आवश्यकता है क्योंकि आपको तो पता है राज्यपाल कहाँ होता है, राज्यपाल, ठीक। केंद्र में मंत्री, केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, भाई राज्य सरकार में भी तो मंत्री होते हैं, राज्य में मंत्री, ये भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। संसद या विधानमंडल के सदस्य, संसद या विधानमंडल के सदस्य। मैं अगर मेरा 3 दिनों का बेसिक क्लास आपने देखा है तो सब समझ रहे हो कि कब मैं संसद बोलता हूँ, कब मैं विधानमंडल बोलता हूँ, है ना। इसके सदस्य, इसके सदस्य और संसद और विधानमंडल के, संसद और विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, और विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, इतने में काम हो जाएगा आपका। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी जानते हैं आप लोग, पीठासीन अधिकारी समझते हैं लोकसभा और इसके मामले में। वो आप चुनाव में चले गए, आप चुनाव ड्यूटी में गए हो तो वहाँ चले गए, है ना, वो नहीं, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ संसद और विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। देखिए संसद के ये 3 अंग और ये राज्य का विधानमंडल या विधायिका, इसके ये 3 अंग, ये हैं वो हो गए राष्ट्रपति और ये हो गए राज्यपाल, ठीक। ये हो गया आपका लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ये विधानसभा और ये विधान परिषद। लो सभा लिखना था तो मैं विधान लिखा हूँ, सभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए ये 4 प्रकार के ही सदन तो आपने देखे, हमारी शासन प्रणाली में यही 4 प्रकार के सदन आप देख रहे हैं। हर सदन का एक मुखिया होता है, मैं सरकार के मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री है केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री है ना। हर सदन का एक मुखिया होता है भैया, ये सदन में सदस्य होते हैं, उसके संचालन के लिए उसका एक मुखिया होता है, ठीक, ओके। एक मुखिया होगा, हर जगह होगा। आप जानते हैं ये दोनों कैसे सदन हैं, निम्न सदन, ये दोनों कैसे सदन हैं, उच्च सदन, ठीक। निम्न सदन में जो मुखिया होता है उसे हम हिंदी में कहेंगे अध्यक्ष और अंग्रेजी में कहेंगे स्पीकर, स्पीकर। और उच्च सदन में जो मुखिया होगा इसे हम कहेंगे सभापति और अंग्रेजी में कहेंगे चेयरमैन। पहले बता चुका हूं क्या? तो फिर कैसे बोल रहे हो, नहीं पता? अच्छा, उस तरह से नहीं बताओ, ओके। लोकसभा का मुखिया लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का मुखिया उस विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का मुखिया सभापति और किसी राज्य के परिषद का मुखिया सभापति, एक ही कहा जाता है। देखिए, लेकिन अगर मान लो किसी दिन इनका पेट गड़बड़ा गया है ना, तो फिर भाई क्या इनकी ये तो आ नहीं पाएंगे, तो क्या इनकी अनुपस्थिति में उस दिन की बैठक या कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए? नहीं भाई, ये तो उचित नहीं लगता, ये उचित नहीं लगता। तो इनकी अनुपस्थिति या पद की रिक्तता की स्थिति में इनके नीचे एक और पद होता है, इनके नीचे नहीं होता वास्तविक रूप में, लेकिन एक और पद होता है। तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब देखिए, अब ये जो है इसे इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? उपाध्यक्ष या फिर डेप्यूटी स्पीकर, या फिर डेप्यूटी स्पीकर। इधर पर बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा, उपसभापति या फिर वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। ऐसे और भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं,
यहाँ देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है वास्तव में लोकसभा में ये जो है इन्हें कहते हैं लोकसभा में 10 सभापतियों की तालिका। किसकी? 10 सभापति की तालिका, पति की तालिका। और यहां भी ये 10 क्या आगे उप सभापतियों की तालिका। कुछ खटक रहा है? क्या खटक रहा है? हाँ, उधर सभापति लिखा हो और इधर उप सभापति लिखा हो। देखिए, सभापति भी बोल सकते हैं और 10 अध्यक्षों की तालिका भी बोल सकते हैं इसको, है ना। यहाँ कोई बस आप जान लीजिए, यहाँ सभापति बोलते हैं। ओके नाउ, लेकिन यहाँ भी सभापति होना चाहिए था फिर, लेकिन नहीं हुआ, यहाँ उप सभापति लिख दिया गया। देखिए, इन 8 में आप ये इनको तालिका को छोड़ दीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीठासीन अधिकारी देख रहे हैं। जो भी सदन का मुखिया है, जो सामने बैठता है, वो पीठासीन अधिकारी होता है उस सदन का। तो इस प्रकार से आप कितने पद देख रहे हैं? 8 पद देख रहे हैं, 8 पीठासीन अधिकारी देख रहे हैं। ठीक, ये भी पीठासीन अधिकारी हैं, लेकिन इनको अभी मत जोड़िए, आप समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इन 8 पीठासीन अधिकारियों में कौन सा सबसे अलग है? ये भी प्रश्न चलिए आ गया कि सबसे अलग कौन है। आता है ना भिन्न, कौन सा? ऑड कौन है? सभापति। कहाँ का? ये देखिए, राज्यसभा के जो सभापति है ना, ये भिन्न है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। लेकिन कैसे अलग है आप समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना। देखिए, ये जो राज्यसभा का सभापति होता है, जानते हो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कैसे होते हैं? पदेन। इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो। पहले आपको पदेन का मतलब समझना होगा। पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो अपने पद से ही राज्यसभा का सभापति भी होगा, वही व्यक्ति होगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा वो, तो राज्यसभा का सभापति भी नहीं रहेगा। इसका सामान्य सा सीधा अर्थ पकड़ो कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का सभापति भी अपने पद से ही हो जाएगा, है ना। एक बात ये हो गई, ये इसके लिए है। राज्यसभा के सभापति भिन्न है, बाकी सब एक कैटेगरी के हैं। कैसे? देखो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, ये बाकी लोग को मैं सदस्य लिख सकता हूँ, बाकी तो नॉर्मल सदस्य है ना, सांसद लोकसभा के। यहाँ भी सदस्य हैं, ठीक, यहाँ भी सदस्य हैं और यहाँ भी सदस्य हैं। सदस्य से मैं जोड़ देता हूँ लोकसभा अध्यक्ष को। भैया, लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य भी है, उपाध्यक्ष उस सदन का सदस्य भी है, और ये लोग भी उस सदन के सदस्य ही हैं। यहाँ आता हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखो, उप सभापति इस सदन का सदस्य भी है और ये लोग उस सदन के सदस्य भी हैं, लेकिन इसको छोड़ दिया मैं, है ना। वहाँ पे देखो जोड़ा हूँ तीनों को, वो अपने अपने सदन के सदस्य हैं। यहाँ भी वही होगा, सदस्य हैं, सदस्य हैं, सदस्य हैं, सदस्य हैं। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसको छोड़ दिया मैं, फिर और अलग हो गया। वो इसलिए अलग हो गया क्योंकि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके आगे पढ़ेंगे आप कि उसके पद की एक शर्त होती है। उपराष्ट्रपति के आगे पढ़ेंगे आप,
उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त होती है कि वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो सकता है, ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो सकता है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। मतलब मान लो कि एक सांसद, राज्यसभा से सांसद है कोई, है ना, अमर समारू वर्मा राज्यसभा से सांसद है। आपने देखा ना, संसद या उसके सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, लाभ का पद आगे देखेंगे। चुनाव में खड़ा हो गया और चुनाव जीत गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, लेकिन वो उपराष्ट्रपति का पद तब तक ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक वो किसी सदन का सदस्य होगा। तो उसे यहाँ की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो क्या वो सदस्य रहा किसी सदन का? रहा, उसने तो त्यागपत्र दे दिया ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त है कि वो संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। क्लियर है? इसमें भी भिन्न है, लेकिन ये बाकी सातों अपने अपने सदन के सदस्य हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इन सातों की कॉमन बात, ये जो सारे आपने देखा पीठासीन अधिकारी जो चुने गए हैं, ये जो है इनका चुनाव हुआ है और ये अपने सदन के सदस्य हैं ही हैं, और इनका चुनाव उसी सदन के सदस्यों द्वारा हुआ है ना। जैसे मैं लोकसभा अध्यक्ष का एक उदाहरण देता हूँ। होता यह है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार जिसकी नई बनी हुई है, वो एक कैंडिडेट खड़ा करती है, विपक्ष मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा करती, खड़े हो गए दो लोग। अब लोकसभा के सदस्य ही मतदान करेंगे और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मत मिलेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, इन्हीं में से खड़े होंगे, इन्हीं में से मतदान करेंगे और जो ज़्यादा मत पाएगा वो लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। बात अब इसकी आती है, क्या इनका चुनाव होता है? नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष इन्हें नामित करते हैं। क्या करते हैं? नामित करते हैं। मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो है, हाँ भाई ते मोर पैनल में है, ते मोर पैनल में है, तो किस लिए किया गया कि भाई अगर ये दोनों रिक्त हो गए, ये दोनों अनुपस्थित हैं, तो सदन की कार्रवाई ना रुके। इनमें से प्राथमिकता नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर दिया जाता है। अगर ये अनुपस्थित है वो अध्यक्षता कर लेंगे, अगर वो भी हैं तो दूसरा अध्यक्षता कर लेगा। इससे सदन की कार्रवाई रुके ना। 10। क्लियर है? कोई शंका अभी तक? ये लोग भी 5 साल तक रहते हैं ऐसे? अभी तक कोई शंका? बिल्कुल यहाँ भी वही होता है भाई। विधानसभा के सदस्यों में से ही रूलिंग पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करती है, वो अपोजिशन एक खड़ा करती है, बनेगा तो वही ना भाई, जिसकी मेजॉरिटी बहुमत में है तभी तो उसकी सरकार है, ज़्यादा मत उसी को मिलेगा, है ना। क्लियर है? सातों की कॉमन बात है, अपने अपने सदन के सदस्य होते हैं और इनका चुनाव उस सदन के सदस्यों द्वारा ही होता है। लेकिन ये अलग है, क्योंकि इन सातों पदों के लिए चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के लिए चुनाव होता है क्या? नहीं होता। राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है उपराष्ट्रपति के लिए। भिन्न हो गए? समझ गए आप कैसे भिन्न है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। जो वो मुद्दा निकल आया ना पीठासीन अधिकारी का, तो मैं बोला चलो बता दूँ, शुरू किया हो तो छोड़ को दो। ये भी नामित होते हैं, तो ये कोई इनको कौन करेगा? राज्यसभा के सभापति। ये जो पैनल है, कोई शंका है अब तक? इसमें नहीं होते ऐसे? ना, कोई शंका है? क्लियर है? पक्का? एक और चीज़ है, मैं बता देता हूँ। पद से हटाने की बात आती है। पद से हटाने की प्रक्रिया में भी इन 8 में से ये ऑड है और ये 7। ये देखो, राज्यसभा के सभापति को छोड़कर बाकी जो 7 पीठासीन अधिकारी आपने देखा, इनको चुनती भी है उस सदन के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के हैं तो यही सदस्य चुनेंगे और यही सदस्य उन्हें पद से हटाएंगे, यही सदस्य उन्हें पद से हटाएंगे। सब सेम है 7 में, लेकिन राज्यसभा के सभापति को पद से नहीं हटाया जाता। हटाया किसको जाता है? पद से कौन हटता है? उपराष्ट्रपति।
और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया वो डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं। जबकि बाकी सातों में आपने क्या देखा, चुनती भी उसी सदन के सदस्य है और पद से भी उसी सदन के सदस्य हटाती है। बहुमत अवमत में मैं जाना नहीं चाहता, ये बहुत जल्दी है इस समय बताना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। दवाई सही जगह पर और सही मात्रा में मिलनी चाहिए, नहीं तो तबीयत उल्टा हो जाता है ना। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है और स्पष्ट है। देखिए संविधान में किसका, बिल्कुल। अब मैं आता हूँ, इतना चीज़ समझा दी, अब मैं जो बोलूँगा समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 सभापतियों की तालिका कहूँ यहाँ भी, तो सभापति होता कौन है, उपराष्ट्रपति। तो बात तो ऐसी हो जाएगी 10 उपराष्ट्रपतियों की तालिका, है ना, जो कि उपराष्ट्रपति के पद के साथ सम्मान नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर उपसभापति कर दिया गया है ना। बनाने वालों ने उस समय जब था तो जो भी है काम बहुत किया है, बहुत कुछ सोचा है ना। क्लियर है? जो 10 सभापति की तालिका उसी को कहेंगे ना पीठासीन। हाँ, वो भी पीठासीन है। देखो पीठासीन हर वो व्यक्ति है जो यहाँ पर अध्यक्षता कर सकता है। मान लो ये लोकसभा है ना, अध्यक्ष समारोह मरकाम, उनका पेट गड़बड़ हो गया आज ना, मैंने कहा मत छोड़ो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। समारोह मरकाम जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आज वो पेट झर्रा गए हो, है ना, तो नहीं आ सके। अब उनकी अनुपस्थिति में ये समझ लो ये कौन है, उपाध्यक्ष का चुनाव जीती हुई है ना। लेकिन भाई आज जब समारोह मरकाम यहाँ उपस्थित है तो तुम एक सदस्य के रूप में वहीं बैठोगी, जैसे लोकसभा के अंदर सांसद बैठे हैं, एक सदस्य तुम भी हो। तुम्हारा रोल तभी आएगा जब मेरा पद रिक्त, समारोह मरकाम का पद रिक्त हो जाएगा या फिर समारोह मरकाम अनुपस्थित होंगे, तब तुम वहाँ से उठ के आओगी और यहाँ चेयर संभाल लोगी, तो तुम उस दिन तुम पीठासीन अधिकारी होगी। ठीक, अच्छा। और समारोह मरकाम का अभी भी पेट झर्रा रहा है और तुम किसी विवाह में चली गई, तुम भी अनुपस्थित हो गई, अब क्या बंद कर दें लोकसभा की कार्रवाई, बैठक है? ये आएंगे अनुपस्थिति, इसमें भी झोल है, मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत। मैं संविधान जब आता हूँ तो मैं उसके पूरे कंसेप्ट पे आता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस अवस्था में बताऊँ कि नहीं बताऊँ, अभी नहीं, अभी सही नहीं है, बस मेरे मुँह से सुन लो। अनुपस्थिति में ये करेंगे, और अगर दोनों का पद रिक्त हो गया तो राष्ट्रपति जिसे नामांकित करे सदन के सदस्य में से, वो अध्यक्षता करता है ना। फिलहाल के लिए इतना ही जानो, सारी बातें इस समय सही नहीं है। क्लियर है? इसमें कैसे होता होगा विधानसभा में? किसमें नोनी? अगर दोनों अनुपस्थित है तो कौन करेगा विधानसभा में? दोनों अनुपस्थित है तो राज्यपाल जो है किसी को नियुक्त कर देंगे, लेकिन इसके तालिका की स्थिति संविधान में नहीं बताई गई है ना। ये क्लियर है यहाँ तक? सदस्य अपने में से नहीं चुन सकते, जैसे पीठासीन अधिकारी नहीं अनुपस्थित है तो सदस्य लोग अपने में से। अब मान लो तालिका भी 10 अनुपस्थित है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 10 पीठासीन अधिकारी एक ही जगह पार्टी में गए थे, देसी दारू और बोकरा जोड़ दी, सब बोला फूड पॉइजनिंग हो गई। अब अगले दिन कैसे करें, है ना। अनुपस्थित है, रिक्तता होती तो राष्ट्रपति सदस्य में जो लोकसभा के सदस्य उसी में से किसी को नामांकित कर देते, आज अध्यक्षता तुम कर लो। लेकिन अभी की स्थिति क्या, अनुपस्थित है, तो सदन के सदस्य अपने में ही चुन लेंगे उस दिन की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक, अरे साला मैं था कहाँ, सोचो कहाँ आ गया। इधर आओ, ये समझ गए, ये याद रखना, संसदीय अधिनियम 1969 के तहत ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, है ना। मतलब ये अपने पद में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें आपके मन में बहुत सारा सवाल नहीं आएगा, लेकिन एक सवाल मैं खुद पैदा कर देता हूं, क्योंकि वो सवाल हो सकता है 1 साल बाद आए, है ना। चूँकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं
तो मुझे भी पता है कि कहाँ कई जगह ऐसे होंगे जहाँ आप अभी सोच ही नहीं पाओगे, तो सवाल भी पैदा नहीं होगा। सवाल 1 साल बाद पैदा होगा, है ना। तो मैं सवाल पैदा कर देता हूँ, यहाँ से पैदा होगा सवाल कि वर्तमान राष्ट्रपति, आप लोगों ने क्या सुना, ये भाई ये फलाना तारीख है, ये दिन पद धारण करिस, ठीक। और यहाँ से राष्ट्रपति के कार्यकाल शुरू हो गए 5 साल के। ये है उनका 5 वर्ष का अंतिम दिन, ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। और हम जानते हैं कि एक ही व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है ना। अब देखिए, संविधान ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। मतलब पूरी तैयारी पहले कर लो, इधर से ये राष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म करके बाहर जाए और इधर से वो व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली रखना उचित नहीं है। तो संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अभी खत्म ही नहीं हुआ है और नया चुनाव हो जाता है ना। अब जो है इधर समारू बिंजवार राष्ट्रपति है अभी और नया राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में तो वो फिर से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका कार्यकाल बाकी है अभी। और अगर लाभ का पद माना जाता तो वैसे भी नहीं लड़ पाता। लेकिन अनुच्छेद 57 क्या कहता है, एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो समारू बिंजवार बोलता, संविधान के प्रति सवाल उठा देता, बोलता कि वो में लिखाए है कि एक जन व्यक्ति कतनों बार चुनाव जीत सकते हैं राष्ट्रपति के, मोर कार्यकाल खत्म नहीं, तुम्हारे मोर कार्यकाल के पहले चुनाव करवाते हो और मतलब चुनाव में खड़े नहीं होने दो, तो कहा चल दूँ सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 57 मोर अधिकार है पुनर्निर्वाचन की, मैं फिर से खड़े हो सकता हूँ। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वर्तमान राष्ट्रपति भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ताकि वो चुनाव में लड़ सके, क्योंकि उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो सकता है ना। इसीलिए वर्तमान राष्ट्रपति को लाभ के पद के श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों? ये देखो, 6 महीने पहले पता चला चुनाव हो रहा है, तो समारू बिंजवार फिर इस चुनाव में खड़ा होने का पात्रता रखता है ना, अनुच्छेद 57 की वजह से, कि बार बार चुना जा सकता है कि व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, है ना। खड़ा हो गया, चुनाव हो गया। अब इसीलिए देखो, चुनाव भी हो जाता है, चुनाव परिणाम भी आ जाता है और शपथ भी दिला दिया जाता है राष्ट्रपति को। अब आपके एक और सवाल का क्लैरिटी मिलेगा कि वो जो कार्यकाल मैंने बोला था पद धारण करने की तिथि से शुरू होता है, वो चुनाव परिणाम की तारीख से क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्यकाल तो खत्म ही नहीं हुआ है अभी और चुनाव परिणाम पहले आ चुका है राष्ट्रपति चुनाव का। शपथ भी पहले ले चुके हैं, तो शपथ भी नहीं हो सकता क्योंकि कार्यकाल खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ये बात हो गई कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल, जब वो राष्ट्रपति निकले, नया राष्ट्रपति ज्वाइन करे, तब से 5 वर्ष का कार्यकाल माना जाएगा। स्पष्टता है? क्लियर होगा तो सिर हिला दिया करो, ठीक है। अरे साला कहाँ से किधर चला गया मैं। 58 और 59 के कंपैरिजन में। हाँ ठीक, यहाँ था मैं। सर, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी स्थिति में आता है? अरे अभी मत, अरे अभी आने दे रहा, उसको आएगा, वो आएगा, आगे आएगा। यही है। अब क्लियर है यहाँ तक, अभी तक जो बोला? आइए इधर आ जाइए। मिनिमम क्वालिफिकेशन किसका? राष्ट्रपति का। अनपढ़ भी बन सकता, हाँ। बीए, ग्रेजुएशन, 10वीं 5वीं ये सब डिग्री नहीं चाहिए राजनीति के लिए, है ना। तुम लोगों को एक चपरासी बनने के लिए भी एक निम्न योग्यता होती, का 10वीं का 8वीं ना, हाँ उसके लिए भी 8वीं जरूरी है।
इनके लिए इन्होंने अपने लिए योग्यता नहीं रखी है ना, जो कि होना चाहिए था। इधर आइए, ज़्यादा क्लियर है ना, इधर आइए। अच्छा एक और चीज़ यहाँ प्लस करके मैं पहले बता दूँ। अब देखिए हुआ ये कि यही योग्यता है ना। अब हमार समारोह नागेसिया एक दिन आहता में बैठे रही। आहता समझती हो, जहाँ जो देखो जो पैसे वालों के लिए बार होता है ना, और देसी लोगों के लिए उनके लिए आहता होता है। बैठा था, उसे 2-4 मित्र बैठे, तो उसमें से एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, बीए किया था। तो दारू चल रहा था, मैं दारू बोलना उसका, देखो शराबी लोगों के लिए बुरा लगता है अगर किसी को दारू बोलो, उसको बोलो कि उनके लिए अमृत है, वो अमृत पान चल रहा है ना। और साथ में आहता में फ्राइड चना और रोस्ट भी मौजूद था, फिश रोस्ट चल रहा था। एक जन बीए वाला जो था वो राष्ट्रपति के इसकी बात कर दिया, चुनाव की और योग्यता की बात कर दिया। नागेसिया सुन लिया, है ना। नागेसिया केवल 5वीं पढ़ा हुआ है और वो भी रिक्शा चालक है। कौन? समारोह नागेसिया। बोला भारतीय नागरिक महू हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी, मैं 40 साल के महू हूँ, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता, मोरे पास है क्या है, न्यूनतम 25 साल होना चाहिए लोकसभा सदस्य चुने जाए, और क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और भी है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा ना काटा हो चुनाव, मैं बताऊंगा उसको। वो सब बोला हर मोरे पास सब योग्यता है। वह किसी लाभ के पद पर, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मोरे पास कोनो लाभ के पद नहीं, मैं चुनाव लड़ूँ। अब ऐसे नागेसिया जैसे सोचो, इंडिया से कितने लोग राष्ट्रपति चुनाव में बोलेंगे, नामांकन पत्र भरने पहुंच जाए, मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ूं। अरे नहीं जीतो, जन जीतो सालेला, नाम तो वही पेपर में मैं राष्ट्रपति चुनाव लड़े रहे हो ना। तो इस चक्कर में पता चला 1 लाख रिक्शा चालक खड़े हो गए राष्ट्रपति चुनाव में, मजाक बन जाएगा राष्ट्रपति चुनाव। इसीलिए इनके अलावा 2 अन्य योग्यताएं भी हैं। क्या है? किसी राष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होना चाहते हैं उनको 15,000 रुपये की जमानत राशि कहाँ जमा करनी होगी? आरबीआई में। आरबीआई में जमा करनी होगी जमानत राशि। ये क्या है? 15,000 की जमानत राशि। और ये हाँ जमानत नोनी, जैसे मान लो तोला ते कोनो से उधार मांग दे तो बोल भी जमानत का हो, इतने पैसा ले भग जाबे था, कुछ जमा कर, है ना। तो ये 15,000 की जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट समझी? बताओ साला, हिंदी माध्यम के तुम लोग हो, अंग्रेजी ज़्यादा समझते, हिंदी कम समझते हो ना। जमानत राशि जमा करनी होगी। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे 15,000 की जमानत कहाँ जमा करेगा? और ये जो 15,000 की जमानत राशि है ये जब्त हो जाएगी किस स्थिति में? यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए, ध्यान देना शब्दों का जहां भी होगा, कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है आप जानते तो हो, लेकिन मान लो किसी ने प्रेफरेंस नहीं डाला, केवल नंबर 1 डाल दिया तो उसका वोट अवैध हो गया, है ना। आपको पता है ना, प्राथमिकता डालनी होती है 1 2 3 4 5 जितने भी अवैध हो गया, या कोई गलती कर दी या उसने कुछ टिक ही नहीं किया तो उसका वोट अवैध हो गया। तो भाई कुल मतों का 1/6 की बात नहीं हो रही, ये देखो फंसाएगा यहाँ, कहाँ गया? हाँ, ये वैध मतों का, कुल मतों का 1/6 भाग गलत है। कुल डाले गए मतों में से वैध मतों का 1/6 प्राप्त करना अनिवार्य है।
मान लो कुल 90 वोट पड़े हैं, 90 का 1/6 कितना होगा? 15। 15 वोट कम से कम जिस उम्मीदवार को मिलेगा उसकी जमानत राशि उसको वापस मिलेगी, और जिनको जिनको नहीं मिला सबकी जमानत राशि जब्त। ये क्लियर है? एक और समारोह वो बोली बस 15,000 की बात है, दिवाली याद है एक बार चक्री चली अंदर, लेकिन चुनाव तो लड़ूं। मतलब उसके आत्मविश्वास को कोई डिगा नहीं पा रहा, वो अड़ गया है कि मेरे को राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है। तो ऐसे भी पता चला, चलो भैया 1 लाख समारोह जैसे लोग अगर राष्ट्रपति चुनाव में खड़े, कोई मना नहीं कर सकता भैया, उसका अधिकार है। तो चलो भाई 15,000 राशि की वजह से 75,000 लोग सरेंडर कर दे, नहीं भाई ये 15,000 डूब जाइए यार मोड़ में नहीं लड़ो। लेकिन 25,000 अब भी जोश में है, लड़ेंगे चुनाव। 15,000 जाए तो जाए, लड़ेंगे चुनाव। ये भी सोचा होगा बनाने वालों ने, बोला साला तब भी राष्ट्रपति चुनाव बन जाएगा। एक और चीज़ जोड़ दी गई, एक और वो चीज़ बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। अनुमोदक, तभी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। प्रस्तावक व अनुमोदक, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स। मतलब आप लोगों ने स्कूल में कभी मॉनिटर का चुनाव देखा है ना? जब भी ऐसे स्कूल में जानकारी आती थी कि भैया चुनाव होने वाला है मॉनिटर का, तो फिर गुट तैयार होने लगते थे एकदम, लड़कों के ग्रुप में सुगबुगाहट, लड़कियों के ग्रुप में 2 ग्रुप सुगबुगाहट। तो एक जन कोई नेता होता है हर ग्रुप में, को चखने वाला, ते खड़े हो जावे, ते खड़े हो जावे, ते हमारे नेता से खड़े हो जा। तो ऐसे कोचकने वाले को मान लो 50 प्रस्तावक, और जब चुनाव में खड़ा हो गया तो हम तुम्हारे साथ हैं से समर्थक से 50 अनुमोदक मान लो। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे एक सवाल बन सकता है। तो असल में निर्वाचक मंडल के सदस्य, निर्वाचक मंडल के सदस्य, मतलब वो जो विधायक सांसद है ना सब। अब ये तो संभव नहीं है, अगर कोई राजनीति में नहीं है तो क्या ये कहाँ से लाएगा? विधायक सांसदों का अनुमोदक प्रस्ताव में समर्थन कहाँ से लाएगा, है ना? अब ये इससे जो है नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे। मतलब आम नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएगा यदि वो राजनीति में उसकी पैठ नहीं है राजनीति में, क्योंकि अनुमोदक प्रस्ताव कहाँ से लाएगा? समझ गए? आ जाओ 58 और 59। चलो पद की शर्तें आपके पीडीएफ में होगा, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं वहाँ पहुँचूँगा 59 में। जैसे राष्ट्रपति को बिना किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन एक आधिकारिक निवास मिलेगा, मुफ्त में, मतलब फ्री में। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। महल है वो। कहाँ है राष्ट्रपति भवन का एड्रेस? रायसेना हिल्स दिल्ली, रायसेना पहाड़ी दिल्ली, उनके एड्रेस का। प्रधानमंत्री का आवास का एड्रेस क्या है? अबे साला न्यूज़पेपर सुनते हो, इतने बार सुने वगैरह, मैं बता रहा हूँ। 7 रेस कोर्स सुने हो? 7 रेस कोर्स ध्यान ही नहीं दिया अभी तक, भाई साला। जी के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसेना पहाड़ी दिल्ली। प्रधानमंत्री का निवास कहाँ है? 7 रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स। रेस कोर्स समझ जाओ, घोड़े दौड़ाते हैं। 7 रेस कोर्स दिल्ली। ठीक, आइए यहाँ आइए। फिर उनको भैया टेलीफोन बिल के रूप में 15,000 रुपये की राशि मिलेगी, सब दिया हुआ, वो आपसे नहीं पूछेगा। पहला चीज़ सुनिए, पद की शर्तें। पहला जो आपको ध्यान रखना है, अब कोई व्यक्ति समारोह नागेशिया चुनाव जीत गया है, अब उसको पद ज्वाइन करना है, लेकिन अब उसके पद ज्वाइन करने की शर्तें क्या क्या है? वह संसद या किसी राज्य विधान मंडल का
सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो किसी राज्य की विधानसभा का, ना ही विधान परिषद का ये होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ये लोग तो चुनाव लड़ सकते हैं ना, ये तो सदस्य होते हैं, तो इसलिए बोल रहा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो फिर उसे कि उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। क्योंकि पद की शर्त क्या है, नहीं हो सकता वो कहीं का सदस्य। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जीत जाता है राष्ट्रपति का चुनाव तो उसे उस सदन के सदस्यता से त्यागपत्र देना। क्लियर है क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए उपचुनाव होंगे ना, बाई इलेक्शंस। जो सीटें रिक्त हो जाती हैं, लोकसभा हो विधानसभा हो, तो इसके लिए उपचुनाव होते रहते हैं, बीच में देखा होगा आपने। दूसरा मेन पॉइंट, वह ये देखो, वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सेम लग रहा है, इधर भी उधर भी, लेकिन सेम नहीं है। क्या अंतर है? अन्य अंतर है। इस बात को ध्यान देना। ये एक बार आ गया था और मेरे सारे स्टूडेंट ने इसको बनाया था, अब सारे धुरंधर इसमें मार खा गए थे। उनको लग रहा था, कभी पता ही नहीं था कि ये अलग अलग है दोनों। बस लाभ का पद सेम लग रहा है, लेकिन इस शब्द से अंतर पैदा हो रहा है। ठीक, देखो, प्रणब मुखर्जी को जानते हैं आप? कांग्रेस के व्यक्ति थे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, जिनका जो स्वर्गवास हो चुका है जिनका। प्रणब मुखर्जी ना बंगाल के मतलब राष्ट्रपति तो थे, अब बंगाल के किसी संगठन में वे अध्यक्ष पद पर भी थे, किसी संगठन में। तो भाजपा ने ये मुद्दा उठाया कि प्रणब राष्ट्रपति जी लाभ के पद पर हैं, ये सवाल उठाया। तो जाहिर सी बात है, ये विवाद आया राष्ट्रपति चुनाव में। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की और उन्होंने जो बताया वो ये था कि निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के अलावा और एक पद पर है, लेकिन वो जिस संस्था में अध्यक्ष पद पर हैं वो वहाँ से उन्हें कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिलता। कोई मौद्रिक मतलब कोई सैलरी, कोई पैसा नहीं लेते वो। एक ये बात हो गई। दूसरा कि एक तो ये हो गया, इसलिए वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा और इसलिए प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने रहे, है ना। ये जो लाभ का पद है ये थोड़ा व्यापक है। मतलब लाभ केवल क्या मौद्रिक होता है? आपको किसी पद से मौद्रिक लाभ हो तो केवल इसी को माना जाएगा क्या? या फिर कोई ऐसा पद जिसमें किसी अन्य पद के इन्फ्लुएंस से आपको फ़ायदा हो सकता है, वो भी तो लाभ हुआ। भले आप पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन लाभ तो हो सकता है। तो ये एक व्यापक शब्द है, लेकिन इतना घूमने की ज़रूरत नहीं। ये समझ गए आप क्या बोला? राष्ट्रपति भाई ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो ये माना जाता है भैया कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के ही कर्तव्यों का निर्वहन करे, कोई ऐसे पद स्वीकार ना करे जिनसे उनको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार न्याय कैसे कर पाएंगे? ठीक है, 5 लाख सैलरी तोला मिला थे महीना के। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख महीना, है ना। और सब पैसा बचा थे, वो महल फ्री में मिला थे। महल में मतलब कितना 60 या 62 कमरा है ना, महल जैसा है वो। उसमें टेलीफोन के लिए भी 15,000 मिलता है, जबकि आजकल जानते हो फ़ोन बहुत सस्ता हो गया। 299 में महीना अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल का भी कोई पैकेज होगा, क्योंकि राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ती है।
ये इसके लिए भी, ऑफिस के लिए भी, जो सेवक होते हैं उनके लिए भी सब भत्ते मिलते हैं, है ना। वो तो शुद्ध मतलब पैसा बचत है ना। राष्ट्रपति 5 स्टार होटल जैसे शेफ होते हैं वहाँ, है ना। बस साला जो उस दिन का मेन्यू बन जाए 5 प्रकार का, इटालियन चाइनीज सब टेबल पे होगा। इस मामले में मैं बहुत कम राजनीतिज्ञों की इज्जत कर पाता हूँ मैं, क्योंकि मैं सत्यता जानता हूँ। उनमें से एक जो है अबुल कलाम आज़ाद जी, स्वर्गीय अबुल कलाम, अबुल नहीं अब्दुल, है ना, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी। एक उनका चेहरा देख लोगे ना तो सज्जनता चेहरे से टपकती है, बात सुन लोगे ना तो मासूमियत बात में नज़र आता है। वो कुछ इस तरह के व्यक्ति थे। बहुत जल्दी चले गए बेचारे, ना नशा करते थे ना कुछ करते थे, देश के लिए एक अनमोल हीरा थे, है ना। मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। वो जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देखा कि अनावश्यक बहुत खर्च हो रहा है राष्ट्रपति के पद के लिए, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया, सारे सब बंद करवा दिए। बोले आवश्यकता ही नहीं है। एक कमरा जहाँ की मान लो कहीं का राजनयिक आ जाए इटली से, जर्मनी से, तो उनको वहाँ ठहराया जा सके उनके स्वागत के लिए, तो वो रखा। और अपने लिए एक झोपड़ी बनवाई गार्डन में, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, मुगल गार्डन, आजकल क्या बोलते हैं, नाम बदल दिया गया उसका, स्मृति वन है, ऐसा कुछ है। तुरंत डालो तो एक बार गूगल में, तुरंत डालो, ये पूछा जा सकता है। मुगल गार्डन का नया नाम, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन जो था उसका नया नाम, ऐसे ही है कुछ। अमृत उद्यान, अमृत, बिल्कुल, इसको नोट कर लो, ये रिसेंट में हुआ है, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में के परिसर में जो पहले मुगल गार्डन कहलाता था, अब उसका नाम है अमृत उद्यान। ठीक, अपने लिए एक झोपड़ी बनवाई उसी गार्डन में, और वहीं वो अपना अधिकांश समय बिताते थे और अपने पठन पाठन का कार्य करते थे। बहुत अच्छे लेखक भी थे, है ना। और एक राष्ट्रपति हुई भूतपूर्व, जो जिनके पूरे चाचा मामा जितने रिश्तेदार थे सब राष्ट्रपति भवन में आ गए उनके राष्ट्रपति बनते ही। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, है ना। और लोग बोलते हैं ना मेमे कि उनके संपत्ति के नाम पर उन पर कुछ सूट, कुछ वही है, कुछ नहीं बनाया उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। मैं बहुत ही कम राजनयिकों का सम्मान करता हूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद जी। अब बाकायदा मैं नाम इज़्ज़त के साथ नाम लेता हूँ, उसके बाद बोल दो मेरे किसी नेता का नाम ले लें। वो राहुल, वो क्या वो मम्मी कौन है, साहब सोनिया गांधी, नहीं लेता मैं इज़्ज़त से नाम, क्योंकि ये होंगे बड़े लोग, लेकिन मेरी नज़र में ये सज्जन नहीं है। मैं मोदी जी को भी सज्जन नहीं मानता, है ना। सज्जन इसलिए नहीं मानता, वो अगर देखा जाए तो जो विकल्प है हमारे पास उसमें तो वही उत्तम विकल्प है, क्योंकि उनकी विदेश नीति मुझे बहुत अच्छी लगती है। विदेश फॉरेन पॉलिसी, मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत का दबदबा बना है जो, तो उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। उससे पहले भारत को कोई पूछता नहीं था, ये स्थिति में अंतर आया है। पाकिस्तान डरता है, ये स्थिति में अंतर आया है। चाइना भी अब थोड़ा सोच विचार करता है, ये स्थिति आया है। अमेरिका भी आजकल इज्जत करता है भारत की, ये स्थिति में अंतर आया है। यूरोपीय देश जाएं तो वहाँ भी नेता भाग भाग के हाथ मिलाते हैं, ये स्थिति में अंतर आया है। भारत की साख बढ़ी है, लेकिन कुर्सी के लिए वो भी लंबा लंबा झूठ बोल देते हैं। वहीं से मुझे थोड़ा सा वो, जबकि ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी इतने सज्जन व्यक्ति थे कि वो कभी ये गोल मोल घुमा के ये वो बातें नहीं की, सीधा सीधा बात करते थे। हमारे देश की मूर्ख जनता ने उनको अगला साल का मौका नहीं दिया। इसी से तो उन्होंने बोला कि इतनी ईमानदारी से जो है मैंने संघर्ष किया और मैं इस प्रधानमंत्री बना,
और बहुत सारी चीज़ें मैं बदलना चाहता था, वो ऑन प्रोसेस थी। अगर एक 5 वर्ष ही और मिलता तो तस्वीर बदल देता, लेकिन हार गए चुनाव, है ना। इसीलिए मैं कभी कभार कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र अभी तक गर्व करने का विषय है ही, बन ही नहीं पाया है, क्योंकि हमारे देश में लोगों की वो जागरूकता, वो मेंटालिटी आज तक विकसित नहीं हो पाई है जो अपने लिए एक उचित नेता, उचित मुखिया चुन सके। यहाँ जो है 40 आधे से अधिक की आबादी जो है दारू, पेटीकोट, बिछिया, मुर्गा की सब्जी में बिक जाती है, नोट हरा पत्ती में बिक जाती है। तो क्या राजनीतिक चेतना है उनमें? प्याज के बढ़े हुए दाम पर यहाँ सरकारें गिर जाती हैं। प्याज का दाम जरूरी था कि उचित नेतृत्व जरूरी था, एक ईमानदार नेतृत्व जरूरी था। मुद्दा कैसे कैसे बनाया जाता है, पेट्रोल का दाम, उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, जिसको ख्याल करना होता है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत आसानी से इस समय, मौजूदा समय में लोग बोल देते हैं पेट्रोल के दाम, सब चीज़ महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन ये क्यों महंगा हुआ, मैं उसका कारण बताता हूँ। कोरोना के समय सरकार के ऊपर जो कोरोना वैक्सीन का वो ड्राइव चलाया, उसमें बहुत पैसा लगा है, छोटा मोटा पैसा नहीं लगा है। वो पैसा कहाँ से आएगा, मैनेज कैसे होगा? फिर उसके बाद आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी की एक विजन है कि सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म की जाए। कांग्रेस ने लंबे समय तक सब्सिडी देकर जो है देश को सिर्फ कर्ज में डाला है। सब्सिडी, चुनावी जब समय आए तो सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी। हमारे यहाँ 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो चावल, ये क्या है? तो इससे लोगों को क्या कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। देख लो छत्तीसगढ़ में जब से रमन सिंह ने 1 रुपये किलो चावल शुरू किया, अभी उसी को देखा देखी सब फॉलो कर रहे हैं ना। चाउर वाले बाबा फेमस हो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने सबसे बहुत घटिया काम किया है। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने किया है, लेकिन देख लो छत्तीसगढ़ में लोगों की मनोदशा क्या है। फ्री में चावल मिल जाता है तो काम नहीं करते। घर की बीवियां जो है वो काम करने जा रही हैं, बर्तन मांजने जा रही हैं, और मर्द क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला, जैसे क्वार्टर का पैसा इकट्ठा हुआ पी के पड़े हैं। कोनो आ रहा है चलवे का भाई, ले जाओ, कावा नहीं चलवे मोर मन। दिन भर देखो ये स्थिति है। तो इससे जो है देश की जनता को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा, देश की जनता को अलाल बनाया जा रहा है। सब्सिडी अगर हटाने का एक मुहिम चल रहा है तो फिर भाई पैसा तो लगेगा, क्योंकि सब्सिडी का मतलब क्या है? अगर एलपीजी सिलेंडर किसी समय कांग्रेस 700 में दे रही थी तो सरकारी रेट जो वो पड़ता था वो 1200 था, तो मतलब बाकी पैसा सरकार वहन करेगी। लेकिन अभी ऐसा सरकार नहीं चाहती, क्योंकि अगर आपको स्ट्रांग होना है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में देश की इकोनॉमी को उठाना है, तो आपको ये सब्सिडी हटानी होगी, क्योंकि ये कर्ज का बोझ डालता है। साला राजनीति में आ गए हम। क्लियर है ये, है ना? चलिए आज की क्लास में इतना ही। पापा पहुंच ही गए होंगे। थोड़ा स्पीड पकड़ना होगा ना, आप लोग तैयार रहें। 3 महीने में जीएस खत्म करना है।